नमस्कार। आज हम लोग भारतीय कला के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। कलाकृतियाँ सौंदर्य के हस्ताक्षर हैं जिनमें व्यक्तिगत स्पर्श का मिश्रण इसे एक स्मारक बना देता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था। कला जो है वो मानव संस्कृति की उपज है। हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक गुफाएं और उनमें उत्कीर्ण चित्र प्रागैतिहासिक मानव की कला अभिरुचि के बारे में जानकारी प्रदान करती है। उसी प्रकार मृৎपात्रों की अपनी सभ्यता है और उन मृৎपात्रों पर सुंदर अलंकरण देखने को मिलता है हमें। सौंदर्य की अनुभूति मानव के अनुकरण प्रवृत्ति को प्रमाणित करती है, क्योंकि मानव ने जिस भी वस्तु में या सामग्री में, जीव में सौंदर्य की अनुभूति महसूस की, उसी को मूर्त रूप देने का काम किया कला के माध्यम से। भारतीय कला में प्रत्यक्ष की अपेक्षा अप्रत्यक्ष तथा सत्य की अपेक्षा कल्पना को अधिक महत्व दिया गया है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य ने भावनाओं तथा विचारों का प्रत्यक्षीकरण कला के द्वारा ही किया है। कला के विभिन्न प्रकार मिलते हैं हमें। स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, ऐसे करके कुल 64 प्रकार की कलाओं की जानकारी प्राचीन साहित्य में हमें मिलती है। लेकिन हम बात करते हैं कि इस कला का जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ, तो प्रश्न का उत्तर ढूंढना आसान नहीं है। सर्वप्रथम अगर कला के रूप में किसी को अपनाया गया तो प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चित्रकला को अपनाया गया, जिसके प्रमाण हमें शैल चित्रों के माध्यम से मिलते हैं। उसके पश्चात सिंधु सभ्यता कला का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है अपने आप में। लेकिन सिंधु सभ्यता के पतन के साथ में कला का भी अवसान होता हुआ हमें दिखाई देता है, क्योंकि वैदिक उदासीनता के कारण स्थापत्य और चित्रकला की प्रगति एकदम से टूट गई थी। दीर्घ काल के अंतर के पश्चात मौर्य काल में कला का साधना पुनः प्रारंभ होता है। वह आज तक अटूट रूप में चला आ रहा है। उसके बाद में कोई अंतर नहीं आया, कोई गैप नहीं आया। भारतीय जीवन में एकता स्थापित करने में कला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मौर्य काल में पुरातन परंपरा का पुनरुत्थान हुआ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम देखें सिंधु सभ्यता और मौर्य काल के बीच के समय को अगर की भरपाई अगर की जाए तो हमें कुछ उदाहरण मिलते हैं। जैसे लोरिया नंदनगढ़ में एक सरवण पट्टिका मिली है जिस पर पृथ्वी की आकृति अंकित है, और उस सरवण पट्टिका को विद्वानों ने 800 से 700 ईसा पूर्व के मध्य रखा है, माना है उसको इस काल की। ऐसे कुछ उदाहरण हमें मिलते हैं, लेकिन हमें इस ज़्यादा उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ये उपलब्ध मूर्ति सिंधु सभ्यता और उत्तरवर्ती आर्य परंपरा, रामायण महाभारत युगीन कला के बीच की कड़ी मानी जाती है। कला के इन प्रभावों की छाप मौर्य युग से कुषाण युग के मध्य सारनाथ, रामपुरवा, पटखम, पटना, भरूच, सांची और बोधगया की भव्य
एवं संपन्न कला ख्याति पर परिलक्षित होती हुई दिखाई देती है हमें। बौद्ध काल में अनेक केंद्रों पर अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ और ये बौद्ध कला केंद्रों के निर्माता और शिल्पी निश्चित रूप से सिंधुवासियों की विपुल कला विरासत से प्रभावित हुए होंगे, इसमें संशय नहीं है। अब मोहनजोदड़ो की जो मोहर पर अंकित बैल है की छवि हमें सारनाथ तथा रामपुरवा के अशोक स्तंभों पर अंकित वृषभ से साम्यता रखती हुई दिखाई देती है। सिंधु मोहरों पर हाथी और अशोक निर्मित धूली चट्टान पर अंकित हाथी में साम्यता दिखाई देती है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सिंह और अशोक निर्मित सारनाथ के स्तूप पर उत्कीर्ण सिंह की भावनात्मक साम्यता द्रष्टव्य है अपने आप में। सिंधु सभ्यता की मूर्तियों के दर्शन पटखम तथा पटना की मौर्य युगीन यक्ष मूर्तियों के रूप में दिखाई देती है। तो सिंधु सभ्यता की कांस्य से निर्मित नर्तकी जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है बोध गया की वेदिका पर अंकित यक्षिणियों के समान है। ये सिंधु सभ्यता और मौर्य कला की मूर्तियों में आकर्षक भावाभिव्यक्ति में समानता हमें मिलती है। स्पष्ट होता है इससे कि शिल्पियों की साधना में पर्याप्त तारतम्यता देखने को मिलती है हमें। सिंधु सभ्यता में प्रस्तर कला को महत्व दिया गया, बाद में काष्ठ कला ने स्थान ले लिया, लेकिन मौर्य युग में पुनः प्रस्तर कला स्थापित होती है। और पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी और बौद्ध ग्रंथ ज्ञात धर्म कथा से पता चलता है हमें कि उस समय लकड़ी पर खुदाई की कला पर्याप्त विकसित हो चुकी थी। बोरी काल से पहले की बात है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और आप स्तंभ सूत्र में काष्ठ पर अनेक मूर्तियों के निर्माण के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां बहुसंख्यक रूप में बनती थी, जिनमें वरुण, कुबेर, इंद्र, रुद्र, शिव और नाग और अप्सराओं की मूर्तियां बनाई जाती थी। बाद में मौर्य युग में इस प्रकार के देवी देवताओं को तोरणों, स्तूपों, वेदिकाओं और चौखटों पर उत्कीर्ण किया जाने लगा और अब चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य कला पर या स्थापत्य शिल्प पर जोर दिया जाने लगा। मौर्य काल के आते आते अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ एवं चैत्य उसके उत्कृष्ट उदाहरण हमें मिलते हैं। अब सांचे में ढालकर मूर्तियां हाथी दांत, सरवण, सीप, कांच, पाषाण इत्यादि सामग्री जो है निर्माण में ली जाने लगी। इससे तत्कालीन समय की धार्मिक आस्था उजागर होती है और अशोक के काल के आते आते राजसी प्रतिबंध समाप्त हो गया और ये कला जो है सामान्य जनता के मनोरंजन का विषय बनकर रह गई। हम लोग सबसे पहले आज मौर्य कालीन स्थापत्य कला की संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। इसमें हमारे पास में मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और उसके साथ में कुछ उत्खनित स्थल हैं, जैसे बुलंदी बाग है, कुम्हरहार है, जहाँ से हमें मौर्य कालीन कला के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में नगर योजना के बारे में बात की, नगर नियोजन की बात की है। वो कहता है कि 9 मीटर लंबा और 9 मील लंबा और 2 मील चौड़ा नगर जो है मौर्यों के द्वारा बसाया गया, जिसको पाटलिपुत्र का नाम दिया गया था। नगर के चारों ओर परिखा थी, खाई थी जो 600 फीट चौड़ी थी
और 20 फीट गहरी थी, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था। चारों ओर प्रकोटा काष्ठ निर्मित था और उस प्रकोटे में प्रवेश के लिए 64 दरवाजे और 570 बुर्जें होती थी। ये एक महान व्यापारिक नगर था। कौटिल्य भी अपने अर्थशास्त्र में इसका रोचक और विशद विवरण देता है पाटलिपुत्र का। वो कहता है कि राजधानी की सुरक्षा के लिए ईंट व पत्थर से निर्मित प्रकोटा होना चाहिए और कम से कम नगर में प्रवेश के लिए 12 द्वार होने चाहिए, जिसमें 4 प्रमुख होते थे। वो 3 खाइयों की बात करता है जो समानांतर सुरक्षा प्रकोटे के साथ में थी, जो 14, 12 और 10 फीट चौड़ी थी और इनके मध्य 6 फीट की चौड़ाई खाली होती थी। हमें राजप्रासाद के बारे में जानकारी मिलती है। जिस प्रकार की का वर्णन मेगास्थनीज की इंडिका और चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, उसकी पुष्टि पाटलिपुत्र में बुलंदीबाग और कुम्भरहार के उत्खनन से होती है। कुम्भरहार में ठीक वैसा ही राजप्रसाद और नगरीय व्यवस्था मिली जो इंडिका में वर्णित है। एक भव्य राजप्रसाद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हम अशोक स्तंभों की यहाँ चर्चा करें तो सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया और उसके शासनकाल के दौरान चुनार प्रस्तर से 30 से 50 फीट तक के ऊंचे स्तंभ राज्य के विभिन्न भागों पर में स्थापित किए गए थे और उसका उद्देश्य था धर्म प्रचार करना। ये स्तंभ जो थे वो एकाश्म थे। चमकीली ओप पालिश इन पे चढ़ाई गई थी और देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए थे, जैसे दिल्ली, अरराज, लौरिया, नंदनगढ़, सांची, सारनाथ, रामपुरवा, लुम्बिनी, कौशाम्बी इत्यादि। अशोक स्तंभों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम नीचे का दंड या लाट, दूसरा ऊपर का शीर्ष भाग या परगा। सभी स्तंभ गोलाकार, नीचे से मोटे और ऊपर की ओर उनकी मोटाई कम होती जाती है। स्तंभों के दूसरे भाग शीर्ष जो थे वो परगा जो था वो अधिक कलात्मक बने हुए हैं। शीर्ष भाग को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला इकहरी या दोहरी पतली मेखला जो लाट के ऊपर आती है। दूसरा, उसके ऊपर कमल की पंखुड़ियों का अलंकरण होता है जो घंटाकृति के हैं। तीसरा, उसके ऊपर कंठा होता है। चौथा, वह भाग गोल या चौखूटी चौकी का होता है, या तो गोलाकार चौकी होगी या चौकोर चौकी होगी। और 5वां, सिर पर बैठे हुए एक या एक से अधिक पशु की आकृतियां होती हैं। और अलंकरण की अगर बात करें तो प्रमुख रूप से पशुओं की आकृति होती है। इलाहाबाद और रामपुरवा के स्तंभों पर बैलों की आकृति थी। कमल का भी अलंकरण हमें मिलता है। शीर्ष के सिर पर के जानवरों को चारों ओर से कोर कर गढ़ा गया है और इन स्तंभों पर प्रमुख रूप से जिन पशुओं की आकृतियों का अंकन किया गया है उनमें हाथी, बैल, सिंह, हिरण और अश्व, इनका अलंकरण किया गया है। लेकिन अशोक के जितने भी स्तंभ हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध जो है वो सारनाथ का स्तंभ है। हम उसकी यहाँ चर्चा करेंगे। सारनाथ का स्तंभ मौर्य कला का प्रसिद्ध और सर्वोत्तम उदाहरण है अपने आप में। ये खंडित अवस्था में मूल स्थान पर आज भी मौजूद है और शिल्प की प्रकाष्ठा का अप्रतिम प्रतीक है। 50 फीट ऊंचाई का है, लगभग 15.25 मीटर ऊंचा है। आज भी 2.0 मीटर भाग जो है
टूटा हुआ खड़ा है वहाँ पे। इस खंबे का व्यास नीचे 0.71 सेंटीमीटर है। लेकिन ये स्तंभ जो है, इसका शीर्षक जो है या परगाजू का जो भाग जो है, शीर्ष भाग जो है वो 7 फीट ऊंचा और 3 फुट 10 इंच चौड़ाई लिए हुए है। इसकी चोटी जो है 0.56 मीटर पर जाके थी। 3 भाग इसमें, नीचे पद्माकृति अधिष्ठान है जो 2 फुट ऊंचाई लिए हुए है। बीच में गोल अंड है जो 1.1 फुट की ऊंचाई लिए हुए है। और तीसरा, उसके ऊपर पीठ सटाकर बैठे 4 सिंह हैं। ये सिंह 3 फुट 1 इंच के हैं, जो चारों दिशाओं में 4 बनाए गए हैं। चारों की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। लंबी शैल यष्टि के सिरे पर पंखुड़ियों से ढका कमल का अलंकरण रूप में बारीकी से उत्कीर्ण की हैं। सादे कंठ पर गोल अंड फलक भाग अन्य शीर्षों की तुलना में कहीं अधिक विकसित और विशिष्ट है। ये अपने में बेजोड़ शिल्पाकृति अपने आप में। इस पर 4 दिशाओं में 24 अरों वाली 4 धर्मचक्र और 4 अवान्तर दिशाओं में 4 पशु अंकित किए गए हैं। ये 4 पशु वही हैं जिनके लिए बौद्ध साहित्य में महा अजानेय अर्थात श्रेष्ठ नस्ल की पशु की संज्ञा मिलती है। इन 4 में हाथी, घोड़ा, वृषभ और सिंह, ये 4 बने हुए हैं। गोल फलक के ऊपर चारों दिशाओं में उन्मुख 4 सिंह आकृतियां संपूर्ण शिल्पित स्थान को घेरती हुई अत्यंत कुशलता से बनी हुई हैं। उनकी पीठ आपस में सटी हुई है या मात्र अग्रभाग ही दृष्टिगोचर होता है। हम देखते हैं इन सिंहों में मार्शलता, चेहरे सम्मुखदर्शी हैं, खुला मुख, नाक की जड़ से उभरती हुई वक्र रेखात्मक मूंछ, आंख और ऊंचे माथे के साथ वे निश्चय ही प्रभाव उत्पादक हैं। सिंहों की पलकों में बारीक छेद हैं जिनमें अटकाई हुई पिनें किसी समय अक्ष-गोल कुंभ से जुड़े हुए माणिक्य या रत्नों को रोकने का काम देती थी। इन सिंहों के मस्तिष्क के ऊपर बीचों बीच कटे हुए गोल खांचे में बैठा हुआ एक बड़ा धर्म चक्र था जिसका व्यास 32 इंच था, जो इस समय टूट गया है। केवल उसके 5-6 टुकड़े प्राप्त हुए हैं। उनसे इतना तो निश्चित ज्ञात होता है कि उस धर्म चक्र में 32 अरे या तिल्लियां थी। इस पर 3 लेख हैं। ब्राह्मी अशोकन है। भिक्षु या भिक्षुणी संघ के फूट डालेंगे। अशोक कहता है कि भिक्षु या भिक्षुणी संघ में फूट डालेंगे और संघ की निंदा करेंगे तो उन्हें सफेद कपड़े पहनाकर संघ से बाहर कर दिया जाएगा। एक संदेश तो ये लिखा हुआ है। दूसरा अभिलेख कुषाण काल का है जो कौशाम्बी के राजा अशोक घोष के 40वें वर्ष में लिखा गया है। और तीसरा गुप्त काल से संबंधित है। आज इस शीर्ष भाग को भारत सरकार के द्वारा अशोक चिन्ह के रूप में मान्यता दी गई है और आज वो भारत सरकार का, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अपने आप में। इसी के साथ में ये यहीं पे समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।